हेलो। गुड आफ्टरनून बच्चों। हरित्रा, हर्ष, अरविंद, हरिओम, सुमित, सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्ते। कैसे हैं भाई आप लोग? एक मिनट। अभी ठीक है, देख लीजिए। अभी ठीक है बच्चों। चलिए। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। तो एसएचएम में हम लोग देख रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं। कंपाउंड पेंडुलम की बात करते हैं। यहाँ पे सिंपल पेंडुलम का एक केस और देखें। केस ऑफ सिंपल पेंडुलम, when length of the string is comparable with respect to radius of earth। मतलब एक हाइपोथेटिकल आप ऐसा सिंपल पेंडुलम डिजाइन कर रहे हो जिसका जो लेंथ है ना, ठीक है। तो वो जो आपके पास सिंपल पेंडुलम है, उस सिंपल पेंडुलम का जो लेंथ है, तो बच्चों वो लेंथ जो है रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। तो देखिएगा, मान लीजिए हमारे पास एक अर्थ है अपना ये, ठीक है। और यहां पे अपने पास पेंडुलम है जो कि इसका कोई पेंडुलम है हमारे पास जस्ट सरफेस पे ही है। और इसका जो इस पेंडुलम का रेडियस है, इट इज कॉम्पेरेबल एनफ, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ के कॉम्पेरेबल है, ऐसे सोचो। तो कुछ ऐसा है मान लो, ठीक है। और ये पेंडुलम सरफेस पे ही है। अरे ग्रीन ब्लू कुछ भी कर लो। भाई ने फरमाइश की है कि सर अर्थ को ब्लू कर दीजिए। भाई की फरमाइश पूरी कर देते हैं भाई। ठीक है, तो ये है मान लो। और आपने इसको अर्थ से थोड़ा मीन पोजीशन से थोड़ा क्या किया है, शिफ्ट करा दिया है। तो मीन पोजीशन से शिफ्ट करा दोगे, देखो, तो ये सरफेस पे ही है। और यहां पे ये अपना रेडियस ऑफ अर्थ है। ये मीन पोजीशन रहा होगा।
और ये इसका रेडियस रहा होगा, मतलब ये आरी ही है ना, ये आरी है, ठीक है, ये आरी ही है। तो आरी बच्चों यहां पर ये आरी ही है क्योंकि ये सरफेस पे ही ऑसिलेट कर रहा है और ये इसका लेंथ है, ठीक है। मान लेते हैं कि जब आपने मीन पोजीशन से इसको डिस्प्लेस किया तो ये जो एंगल है, जो पेंडुलम का एम्पलीट्यूड है, ये इसका मीन पोजीशन होगा, है ना। दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन, तो ये मीन पोजीशन होगा, ठीक है। और इस मीन पोजीशन से आप क्या बोल सकते हो, इधर आपके पास रीस्टोरिंग फोर्स क्या आएगा, तो इसको अगर हम फाई बोल रहे हैं और इसको हम कुछ थीटा मान रहे हैं, है ना, या इसको आप थीटा मान लो और इसको कुछ फाई मान लो, ठीक है। तो मीन पोजीशन से एंगुलर डिस्प्लेन, ठीक है। तो अब अपने पास क्या होगा बच्चों यहां पे कि जो mg लग रहा है, आप देखो टेंशन इधर होगा, यहां पर क्या होगा, एक टेंशन लग रहा होगा और इधर अपने पास mg लग रहा होगा। बोलो इन्हीं का जो कंपोनेंट होगा दैट दे आर रिस्पॉन्सिंग फॉर रीस्टोरिंग फोर्स। मीन पोजीशन से मैंने माना कि ये x डिस्प्लेस हो गया है, ये x डिस्प्लेस हो गया है फ्रॉम द मीन पोजीशन, ठीक है। तो यहां पे रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, और ये मान के चल रहे हैं कि ये आरी है पूरा क्योंकि ये सरफेस पे ही ऑसिलेट कर रहा है। तो अब इसका अगर कंपोनेंट लेते हो टेंशन का, है ना, इसको कुछ टी डैश ले लेते हैं, यहां पर मीन पोजीशन पे टी रहा होगा, तो एट द टाइम ऑफ मीन पोजीशन क्या होगा, मीन पोजीशन के टाइम में तो सबको, मीन पोजीशन में तो सबको क्लियर है कि मीन पोजीशन में क्या हो रहा होगा। मीन पोजीशन पे अपने पास क्या होगा, T इक्वल टू एम जी, वर्टिकली लग रहे होंगे, तो मीन पोजीशन पे आप बोल सकते हो कि यहां पे mg होगा और यहां T नॉट होगा, ठीक है। और यहां पर खैर मीन की जरूरत भी नहीं है, मीन की जरूरत नहीं है, मतलब इक्विलिब्रियम बना दिया है तो लिख ही देता हूं, T नॉट इक्वल टू एम जी, है ना, एट मीन पोजीशन। दोनों वर्टिकल लग रहे होंगे, यहां पर होगा तो पूरा mg ऐसे लगेगा और T ऊपर लगेगा, है ना। अब यहां पर क्या होगा बच्चों, इस केस में mg आपको दिख ही रहा होगा, ये अपने पास mg है, ये मास m है और ये T डैश, तो इनका जो कंपोनेंट आएगा, इनका जो कंपोनेंट आएगा, इनका जो कंपोनेंट आएगा वो क्या होगा, दो कंपोनेंट आएंगे और ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, ये होगा तुम्हारा थीटा, ये थीटा, टी डैश कॉस थीटा, और mg का होगा ये 90 माइनस फाइव, तो mg साइन फाइव और mg कॉस फाइव, mg कॉस फाइव। तो यहां से आप बोल सकते हो कि टी डैश वर्टिकल इक्विलिब्रियम को, वर्टिकल डायरेक्शन में टी डैश कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा, mg, ये देखो mg 90 माइनस फाइव है तो mg यहां पर आएगा कॉस फाइव, उल्टा कर दिया है क्या, इधर साइन फाइव होगा, ये फाइव है, ठीक है, mg कॉस फाइव, फाइव और ये थीटा थीटा, ठीक है। तो टी डैश, है ना, तो अब यहां से क्या होगा, रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, तो रीस्टोरिंग फोर्स में देखो क्या क्या होगा, एफ रीस्टोरिंग मैं यहां लिख रहा हूं, एफ रीस्टोरिंग क्या होगा, एफ रीस्टोरिंग होगा mg का जो कंपोनेंट इधर आएगा वो mg साइन फाइव और टी डैश का अपने पास आएगा टी डैश साइन थीटा, तो टी डैश साइन थीटा प्लस mg साइन फाइव, ये बोल सकते हो एफ रीस्टोरिंग, बोलो ये बोल सकते हो सब लोग,
क्लियर है सभी को? अब देखो कि यहां पर क्या हो रहा है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स में फाई और थीटा, ध्यान दीजिएगा, फाई और थीटा क्या है? थीटा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और वो सेंटर से कितना एंगल बना रहा है? फाई। ठीक, तो थीटा और फाई बहुत स्मॉल है, ये लेके चलेंगे। थीटा एंड फाई आर वेरी स्मॉल। थीटा एंड फाई आर वेरी स्मॉल। तो थीटा और फाई बच्चों अगर वेरी स्मॉल है तो एफ रीस्टोरिंग आप क्या लिख सकते हो? टी डैश प्लस एम जी, है ना, टी डैश थीटा प्लस एम जी फाई, ये लिख सकते हैं। अच्छा, वर्टिकल वाले में अगर बात करो तो फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम टी डैश कॉस थीटा इक्वल टू एम जी कॉस फाई, और थीटा टेंडिंग टू जीरो है और फाई टेंडिंग टू जीरो है, दोनों स्मॉल हैं, तो यहां से हम टी डैश इक्वल टू एम जी लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम यहां पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा एफ रीस्टोरिंग में क्या आ जाएगा? एफ रीस्टोरिंग, ये माइनस के साथ दो, तो एफ रीस्टोरिंग आएगा माइनस टी डैश और को एम जी लिख दिया मैंने, ठीक है, तो एम जी कॉमन ले लिया, थीटा प्लस फाई। और थीटा और फाई को क्या लिख सकते हो? देखो यहां से, है ना, tan थीटा इक्वल टू थीटा, थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एल एंड फाई इज इक्वल टू आर ई बाई एक्स बाई आर ई, एक्स बाई आर ई। थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई एल और फाई इज इक्वल टू एक्स बाई आर ई। ठीक है, ये क्लियर है? ये क्लियर है भाई? सिद्धांत, अगर आप ईएमआई पे हैं तो मैं आपका क्या हेल्प करूंगा? आप बढ़िया है, ईएमआई कर चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे अभी 1 महीने का टाइम है, बेसिक चीजें धीरे धीरे करते जाइए। एसी है, रे ऑप्टिक्स है और मॉडर्न फिजिक्स है, उसके बाद ये टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो उनको पहले करिएगा, है ना, 12th के टॉपिक्स पहले करिएगा प्रियोरिटी ऑर्डर में। नहीं, एल और आर ई कैसे सेम है? ये तो इसका लेंथ है, मैं कह रहा हूं ये दोनों कॉम्परेबल हैं। एल और आर ई सेम नहीं है, एल और आर ई जो है कॉम्परेबल है। एल और आर ई क्या है? कॉम्परेबल है, मतलब उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आर ई के रिस्पेक्ट में एल को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये मतलब है, दोनों सेम नहीं है। तो यहां पे बच्चों ये पुट करोगे तो आपको मिलेगा माइनस एम जी, है ना, 1/L प्लस 1/RE इंटू एक्स। तो आप देखो F प्रोपोर्शनल टू एक्स है, तो यहां से आप बोल सकते हो, यहां से आप बोल सकते हो कि ये एक फॉर्मूला मिलेगा आपको, उसको रट लीजिएगा, है ना, कहीं जेई मेंस में डायरेक्ट आ जाएगा तो चिपका दीजिएगा। तो यहां पे अपने पास एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा माइनस जी 1/L प्लस 1/RE एक्स। तो A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा आएगा अंडर रूट जी 1/L प्लस 1/RE, दैट इज T आएगा 2π/ओमेगा, दैट इज 2π अंडर रूट ये आएगा क्या? देखिएगा, नहीं ये नहीं आएगा। एक मिनट, यहां पे कुछ गड़बड़ है क्या भाई? देखना जरा, x इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा होगा x/r,
फाई होगा एक्स बाई आर ई। तो ये तो ठीक है। बोलो, ये ठीक है। तो अगर ये ठीक है तो एक ओमेगा स्क्वायर तो यही आएगा, ओमेगा यही आएगा। मतलब इसको आप एलसीएम लेके भी करोगे तो वहां से आप इसको लिख सकते हो 2 पाई अंडर रूट एल आर ई जी एल प्लस आर ई। ठीक है, तो इसको और ऐसे भी देख लो, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर ई एल अपॉन में, मान लो मैं यहाँ पे जी है, आर ई कॉमन ले लूँ तो ये आएगा 1 प्लस एल अपॉन आर ई कैंसिल हुआ, टी होगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी 1 प्लस एल अपॉन आर ई, ऐसे भी लिख सकते हैं। बोलो बच्चों, अगर एल हमारा बहुत ही छोटा हुआ तो ये टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा, आपको स्टैंडर्ड वाला मिल जाएगा, है ना। तो अगर मान लो स्टैंडर्ड वाले की बात कर रहे हो कि इफ एल इज मच मच लेस देन आर ई, तब आपको टाइम पीरियड वही मिलेगा जो आपने पढ़ रखा है, एल बाई जी। ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, है ना, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक केस है। कभी अगर आता है बच्चों तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है। नहीं देखे रहोगे तो उस समय दिमाग काम नहीं करेगा कि इसको कैसे करें। तो ये ध्यान रखना, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी 1 प्लस एल अपॉन आर ई। So this is the time period of a simple pendulum whose length is comparable enough with the radius of earth। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिंपल पेंडुलम के बाद कंपाउंड पेंडुलम की। तो कंपाउंड पेंडुलम क्या है, मतलब या बेसिकली इसको बोलेंगे हम फिजिकल पेंडुलम। किसी भी बॉडी को अगर हम स्विंग करा रहे हैं तो दिस विल एक्ट एज ए फिजिकल पेंडुलम। वो कैसा रोल प्ले करेगा, फिजिकल पेंडुलम के तरीके से। तो फिजिकल पेंडुलम क्या है, ठीक है, फिजिकल पेंडुलम क्या है। तो फिजिकल पेंडुलम अपने पास है कि कोई भी मान लो बॉडी है, कोई भी बॉडी है, ठीक है। अब ये बॉडी जो है मान लो ऐसे रोटेट हो गई, किसी हिंज के अबाउट ये रोटेट हो गई, ठीक है। तो मान लो इसके अबाउट ये रोटेट हो गई, आपने इसको हिंज कर रखा है, तो इस हिंज के अबाउट ये रोटेट हो गई। इसका सेंटर ऑफ मास जो है यहां पर है, और यहां से फिर ये सेंटर ऑफ मास इसका यहां पर आ गया। तो COM इसका ठीक है, तो COM इसका यहां से यहां आ गया। तो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन भी बोला जा सकता है, जहां पे हिंज है इसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। रिजिड बॉडी है ना, रिजिड बॉडी है, ये बॉडी अपनी कैसी है, रिजिड है। तो इस तरीके से ये स्विंग होगा अब, ठीक है। तो इसका टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं। तो इसका रीस्टोरिंग क्या लिखोगे भाई, mg ही होगा इसका रीस्टोरिंग, बाकी नॉर्मल रिएक्शन तो हिंज से पास होगा, है ना। तो ये mg है। मान लीजिए पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इसकी दूरी d है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से इसकी दूरी क्या है, d। किसकी बच्चों, सेंटर ऑफ मास की विथ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन द डिस्टेंस इज d, है ना। सेंटर ऑफ मास से इसकी दूरी क्या है, d। तो यहां पे क्या होगा, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, देखो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, इस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो,
इस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। जब आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये है आर परपेंडिकुलर, ये है आर परपेंडिकुलर, बोलो, है ना। तो टॉर्क क्या लिखोगे, मान लो ये थीटा है, ये मान लो थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो mg का लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर ये d है, ये थीटा, तो r परपेंडिकुलर यहां पे क्या हो जाएगा, d साइन थीटा, d साइन थीटा, और थीटा स्मॉल होता है ना, तो आप उसको थीटा लिख सकते हो। तो टाउ रीस्टोरिंग क्या आएगा, माइनस mg और d r परपेंडिकुलर, तो टाउ रीस्टोरिंग वो आएगा माइनस mg d साइन थीटा, जिसको आप क्या लिखेंगे फिर, थीटा, माइनस mg d, और ये हो जाएगा थीटा साइन थीटा। पूरे SHM में यही लेके चले हैं सिंपल हार्मोनिक में, ठीक है। तो अपने पास ये हो जाएगा थीटा। अब यहां से इसका अल्फा निकालोगे तो माइनस mg आई ध्यान रखिएगा अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, आई ऑफ द बॉडी थीटा। आई के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दो, आई ऑफ द बॉडी अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, बोलो, पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, यही है। तो अपने पास अल्फा ये आ जाएगा। अब अल्फा जो होगा होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, अल्फा जो होगा वो होगा ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो ओमेगा आ जाएगा mg d अपॉन आई अंडर रूट। तो टाइम पीरियड होगा बच्चों 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन mg d। तो फिजिकल पेंडुलम का फॉर्मूला ये आपको ध्यान होना चाहिए कि जो फिजिकल पेंडुलम है उसका फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन mg d, जिसमें कि आई है, दोनों के बारे में जान लीजिए। दो चीज इसमें बस इंपॉर्टेंट है, आपको दो चीज निकालना होगा, एक आई और दूसरा d। आई क्या है, आई जो है हिंज पॉइंट के अबाउट इस पूरे बॉडी का क्या है, अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। d क्या है, d is the distance between center of mass and point of suspension. d is the distance between center of mass and point of suspension. d is the distance between center of mass and point of suspension. ये क्लियर है सभी को? ये क्लियर है बच्चों? 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन mg d। तो दिस इज योर फॉर्मूला फॉर फिजिकल पेंडुलम, ठीक है। किसी बॉडी को लटका दो और ऑसिलेट करा दे रहे हो तो उसके लिए आप ये अप्लाई करोगे। सिंपल पेंडुलम के लिए तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी करोगे, बट फिजिकल पेंडुलम कोई जनरल बॉडी है उसको आप करोगे ये। तो इसमें आई निकालना है वो आपको आता है, ठीक है। जैसे एक दो कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत प्रैक्टिस किए हो, फिर भी जैसे मान लो एक क्वेश्चन लेते हैं, ये मान लो, देखें कितना तुम लोगों को याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आपने इसको हिंज कर दिया है, आपने इसको हिंज कर दिया है, ठीक है। हिंज करने के बाद ये है, इसको क्रॉस कर दिया है, और इसके पास है मास एम, रेडियस आर, डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क है, ये यूनिफॉर्म डिस्क है। अब आप खुद सोचो यार, इतने समझदार हो, एक भाई साहब पूछ रहे हैं कि हमेशा हिंज पॉइंट पर ही पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होगा, किसी को लटका कर झुलाना है तो भाई जहां से लटकाओगे वहीं से तो झूलेगा वो। बहुत टैलेंटेड क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो यूनिफॉर्म डिस्क है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि इसका हमें टाइम पीरियड बताना है दो सिचुएशन में, कब, जब ये
जब ये इसी प्लेन में ऑसिलेट करे या परपेंडिकुलर, हमें क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द डिस्क T1 be the time period when disk oscillate in the plane or T2 be the time period when disk oscillate perpendicular to the time period. है ना, तो हमें T1 बाई T2 बताना है, एक तरीके से T1 बाई T2 बताना है। ये अपना पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है। तो इसमें बच्चों दो चीजें हैं, अगर ये इसी प्लेन में ऑसिलेट करेगा तो जज कर पा रहे हैं कैसे ऑसिलेट करेगा, ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, अपने ही प्लेन में करेगा तो ऐसे ऑसिलेट करेगा, मतलब इसका ओमेगा कुछ ऐसा होगा। देखिएगा, आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन इसमें जज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसके अकॉर्डिंग ही आई निकालना पड़ेगा। तो पहले केस में ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, ओमेगा इसका ऐसा होगा, देखिए ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, ओमेगा ऐसा होगा, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जेड एक्सिस होगी, तो ये होगा अपना जेड एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन। मानते हैं कि नहीं, ये गेस कर पा रहे हैं सभी लोग। तो आपको इसके अबाउट आई निकालना होगा, आपको इसके अबाउट इसका आई निकालना होगा। ठीक है बच्चों, तो कुछ बच्चों ने आंसर दे भी दिया है, बहुत बढ़िया। देखते हैं, तो यहाँ पे ये COM है इसका, तो आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेना होगा। ठीक है, तो पहले केस के लिए T1 जो आप लिख रहे हैं 2 पाई अंडर रूट I1 अपॉन mg d। अच्छा, d क्या है, यहां तो d पर यही है पूरा r, d इक्वल टू r है, तो mg r ये लिख सकते हो। T2 क्या होगा, T2 देखिए, जब आप इसको प्लेन छोड़ोगे, मतलब ये कैसे ऑसिलेट करेगा, ये जो है डिस्क ऐसे ऑसिलेट करेगा, ये डिस्क इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। जब ऐसे ऑसिलेट करेगा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन टेंजेंट बन जाएगा। मानते हैं कि नहीं, यहां पे एक्सिस ऑफ रोटेशन फिर क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। देखिए डिस्क हमारा ऐसे रोटेट कर रहा है, इसका ओमेगा ऐसा होगा, है ना। ये ओमेगा होगा, तो जब ये ओमेगा होगा ऐसे, तो ये अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा बच्चों, ये टेंजेंट, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, तो ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, ये ऐसे ऑसिलेट करेगा। क्लियर है, तो यहां पे अपने पास ये ओमेगा होगा, तो इसके लिए आप निकाल सकते हो, इसके लिए निकाल सकते हो आप क्या, कैसे निकालोगे ये आपको पता है, इसके अबाउट आपको पता है mr²/4 याद होगा सभी को। और फिर इसके अबाउट ये पैरेलल एक्सिस, यहां परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों लगा है ना, परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों लगा है, तो यहां पे आपको ये r होगा। ठीक है, तो T2 क्या लिख सकते हैं, T2 क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अंडर रूट I2 बाई mgr, I2 बाई mgr। तो T1 बाई T2 ये आ जाएगा अंडर रूट I1 बाई I2। ठीक है, T1 बाई T2 होगा अंडर रूट I1 बाई I2।
T1/T2, I1 I2 बस निकाल लो। I1 तो सबको पता है क्या होगा, I1 यहां पे क्या होगा, I1 इस केस में पैरेलल एक्सिस डायरेक्ट लगाओगे तो mr²/2 प्लस mr², तो ये हो जाएगा 3/2 mr², और ये हो जाएगा I2 mr²/4 प्लस mr², तो ये होगा 5 mr²/4। इन्हीं का रेशियो लेना है बच्चों। तो 2 पाई I1 I2 के बराबर, I1 कितना है 3/2 इंटू mr² तो कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4/5 अंडर रूट। देखिएगा 4/5 अंडर रूट, तो ये आएगा अपने पास अंडर रूट 6/5, अंडर रूट 6/5। ठीक है, एक बच्चे का आंसर सही दिख रहा है, बाकी 2/√3 कुछ लोग बता रहे हैं, 3/2 कुछ बता रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं। एक बच्चे का आंसर सही है, √6/5 लिखा है उसने। तो अब मान लो यही क्वेश्चन जेई मेंस में आ जाए, तो मतलब मुझे जो आंसर दिख रहा है कमेंट में, उससे केवल एक बच्चे का आंसर सही दिख रहा है। अब इनफेबल बता रहे हैं कि mr²/2 होता है ना डिस्क का सेंटर के। मैं वही कह रहा हूं ना, आप लोग के साथ बहुत ही दुविधा है, इसमें आपकी गलती नहीं है भाई, आप भी इस माहौल के शिकार हो। कई बार बोला है कि बच्चों पढ़ाई करो, खुद से पढ़ाई करो। बताइए, अब आप बता रहे हो इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर रोटेशन का लेक्चर देखोगे तो 6 लेक्चर लिया था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में करीब 5 से 6 लेक्चर लिया था आप लोग के लिए, और आज एक बेसिक सवाल नहीं बता पा रहा है बच्चा। mr²/2 बोल रहा है डिस्क का सेंटर के अबाउट। अरे भाई, डिस्क का सेंटर के अबाउट परपेंडिकुलर के अबाउट होता है mr²/2। ये इसके अबाउट जो है mr²/4 होगा, आप भूल चुके हैं। ठीक है, इनफेबल भाई आप भूल चुके हैं, नाम आपने बहुत स्टाइलिश रखा है, लेकिन आप सब भूल चुके हैं। mr²/2 इसके अबाउट होता है, mr²/2 इसके अबाउट। फिर हम यहाँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाते हैं, फिर Ix इक्वल टू Iy बोलते हैं, फिर ये निकालते हैं, उसके बाद हम पैरेलल एक्सिस लगाते हैं। आप बताइए कितनी दुख की बात है। तो मैं वही कह रहा हूं आप लोगों को, हर दिन अगर मैं चाहूं तो हर सेकेंड आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूं कि बच्चों आप लोग केवल ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, 8-8 घंटे 6-6 घंटे क्लास कर रहे हो, और फिर बाहर के सेशंस देख रहे हो, और कुछ नहीं हो रहा है आप लोगों के साथ। तो रिजल्ट कहाँ आने वाला है, तो दिख ही रहा है रिजल्ट कहाँ आएगा। ये समस्या बरकरार है, अभी भी समय है। मैं आपको यही चेताऊंगा एज ए मास्टर, ठीक है, एज ए टीचर, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूं अपने बुद्धि विवेक के अनुसार आपको सही गाइड करने की कोशिश करता हूं, उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं रहता है। और वो ये दिख रहा है मुझे कि आपको बहुत ज्यादा जरूरी है चीजों को रिवाइज कर लेने की, फंडामेंटल चीजों को रिवाइज कर लेने की। तो जल्दी से कर लीजिए, अभी बहुत समय पड़ा है, आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों ने सब पढ़ा है, तो आपको सब आता है, बस उसको एक बार समेटना है ना, उसको समेटना है। तो उसके लिए आपके पास बहुत समय है। ऐसा होता है, देखिए ये कोई नई बात और बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है। एज ए स्टूडेंट मैं भी था, आपको जो है, मैं यहाँ केवल फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ अभी 11 साल से, तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे आता है। आपको जो है अभी 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, अब वो 3 सब्जेक्ट ही समझिए, जिस लेवल पे आप केमिस्ट्री विराट रूप में पढ़ते हैं यहाँ पे, है ना, तो वो 3 सब्जेक्ट ही है। अब वो उसका कितना यूज है वो आप जब एग्जाम देंगे तब पता चलेगा। तो 3 सब्जेक्ट हो और 5 सब्जेक्ट, तो 5 सब्जेक्ट और हर 11 12 दोनों, तो कितनी चीजें समेटनी है आपको। तो उसके लिए आपको बैठकर खुद ही समेटना होगा। जो खुद ही समेटेगा वही कर पाएगा, ये भी बता दूं। किसी और से जो है बोलेगा कि आप समेट दो मैं देख लूं, तो शायद ही या तो आप बहुत तेज हो कि एक चीज अगर देख पाते हो तो आपके दिमाग में हो, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा होता तो जो हमने पढ़ा है वो आपको हमेशा ही याद रहता। ऐसे 95% लोगों के साथ नहीं होता है। हम आप नॉर्मल बुद्धि के लोग हैं, हमें तो बस बार बार पढ़ना होता है।
तो फिजिकल पेंडुलम में आपको आइडिया दिया बस मैंने, आप इस तरीके से कितने भी क्वेश्चंस होंगे आप आराम से कर लेंगे, बस आपको आई निकालना होगा, आप इजीली कर लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है आपके लिए। जैसे मान लीजिए इसमें एक क्वेश्चन और देखें कि हमारे पास एक स्फेयर है, ठीक है, और ये स्फेयर किसी वायर से, रिजिड वायर से हैंग है, किसी रिजिड वायर से हैंग है, किसी रिजिड वायर से हैंग है, ये किसी रिजिड वायर है ये, है ना, रिजिड वायर और रॉड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इस पूरे में एक हॉलो स्फेयर है। मैं भी आशा करता हूं भाई, हम लोगों ने इतनी मेहनत की है, आपने इतनी मेहनत की है, तो रिजल्ट जरूर आएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मुझे बिलीव नहीं है, बट वो चीज़ जो है कभी कभी सरप्राइज करती है, जो ऐसे लोग जब चीज़ें करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास ये पूरा एक कोई हॉलो स्फेयर है, ये हॉलो स्फेयर है बच्चों, हॉलो मासलेस स्फेयर, मतलब उसका मास नेग्लिजिबल है, बहुत ही नेग्लिजिबल स्फेयर है, ठीक है। इसमें आपने पानी भर दिया है, वाटर भर दिया है, कोई लिक्विड भर दिया है, मान लो वाटर ही ले लेते हैं जिसका मास m है, ठीक है, वाटर ले लेते हैं जिसका मास m है, ठीक है। तो अब यहां पे हमारे पास क्या है भाई, अगर आप सेकंड ड्रॉपर हैं और आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर तो रहता ही है ना, लेकिन कोई आप अगर जितना प्रेशर में होंगे अपनी नेचुरल चीजें खेल नहीं पाएंगे, ये मेरे साथ भी है आपके साथ भी है। आप जितना नेचुरल रहने की कोशिश करेंगे, रहने की कोशिश का मतलब ये हुआ कि ऐसे नहीं होता है, बोलना आसान है, किसी को टेंशन होती है, बट आप उस पर सोचिए मत, आप अपने रिजल्ट पे मत सोचिए, मैं फर्स्ट डे से ही बोल रहा हूं, आप जो है केवल और केवल सोचिए किस पर, अपने काम पे, ठीक है। तो अब वाटर है यहाँ पे और ये मास एम है, ये स्ट्रिंग है अपना, लेंथ एल है, और इसका रेडियस आर ले लीजिएगा मान लीजिए। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने यहाँ पे क्या किया, ये स्विंग हो रहा है, ये ऑसिलेट हो रहा है बच्चों, ठीक है, ये ऑसिलेट हो रहा है। अब मान लो यहाँ पे आपने इसको होल दे कर दिया, इसमें हल्का सा आपने होल कर दिया और पानी यहां से गिरने लगा, ठीक है, आपने हल्का सा उसको पंचर कर दिया और इसमें से पानी बाहर जाने लगा, ठीक है। जब ये पंचर नहीं था, जब ये पंचर नहीं था, तब इसका टाइम पीरियड टी है ना, इसका टाइम पीरियड है टी, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। आपने क्या किया, इसको पंचर्ड कर दिया, तो जब आपने पंचर्ड कर दिया तो यहां से पानी जो है निकलना शुरू होगा, मैं यहां बना दे रहा हूं नेक्स्ट स्टेज। तो पानी बच्चों यहां से निकलना शुरू होगा, कुछ वाटर लेवल आपका गिरेगा, है ना, है ना। तो ये गिरना शुरू हो जाएगा। तो अब टाइम पीरियड पे क्या होगा, इसका जो टी डैश होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, और रिमेन सेम होगा, इस पे बताना है आपको, थोड़ा सोचिए, है ना, जल्दी बताइए बच्चों। आपने इसको पंचर्ड कर दिया, इसका मास नहीं है, निग्लिजिबल है, बता ही दिया हूं। तो धीरे धीरे पानी बाहर जा रहा है, जब पानी बाहर जा रहा है तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा क्योंकि लेंथ इंक्रीज करेगा, अच्छा, नो चेंज कुछ लोग लिख रहे हैं, बिकॉज टी विल इंडिपेंडेंट ऑफ मास, अच्छा, बच्चों ये फिजिकल पेंडुलम है,
तो आपको इसको फिजिकल पेंडुलम के लिहाज से सोचना चाहिए था, किसी का आंसर सही नहीं है, ठीक है। कुछ लोग इंक्रीज लिख रहे हैं, कुछ लोग सेम लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मैं बता रहा हूं आपको, आपको इसको, ये फिजिकल पेंडुलम है ना, सिंपल पेंडुलम तो है नहीं, तो इसका फॉर्मूला क्या जानते हो, 2 पाई अंडर रूट I/mgd। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो मान लो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास अभी पूरा भरा था, तो COM इसके सेंटर पे था बच्चों, ठीक है। अब देख लो इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, क्या होगा। तो जब ये पूरा, ठीक है, अब ये सेंटर ऑफ मास जो है अपने इसके सेंटर पे था, तो ये डिस्टेंस अपनी होगी d, ये डिस्टेंस अपनी होगी d, मानते हो, ये डिस्टेंस अपना जो होगा वो क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, ये डिस्टेंस होगा d, ये डिस्टेंस होगा d, ठीक है। अब जैसे जैसे ये नीचे जा रहा होगा, तो सभी को पता है कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, नीचे शिफ्ट हो रहा होगा, सेंटर ऑफ मास भी कुछ नीचे शिफ्ट हो रहा होगा। लेकिन क्या हमेशा शिफ्ट होगा, क्या हमेशा शिफ्ट होगा, सेंटर ऑफ मास जो है अपना कुछ नीचे शिफ्ट हो रहा होगा पानी के गिरने के वजह से। तो सेंटर ऑफ मास अगर नीचे शिफ्ट हो रहा होगा, इसको मासलेस लेना ठीक नहीं है, इसको मासलेस मत लीजिए, है ना, इसका मास कुछ कैपिटल M ले लीजिएगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास अभी जो है कोइंसाइड करेंगे, जो वाटर है, वाटर भी एक स्फेयर है, ठीक ना, तो वाटर भी स्फेयर है और उसका स्फेयर, दोनों का कोइंसाइड होगा। तो अब यहां से मास भी कम होगा और ये शिफ्ट होगा। तो जब ये शिफ्ट होगा तो सेंटर ऑफ मास ऑब्वियसली कुछ, भैया अगर आप यहां देखो तो इसका मास तो फिक्स है, इसका इसका जो सेंटर ऑफ मास है इसके सेंटर पे ही होगा। बट वाटर का सेंटर ऑफ मास अब पूरा ये स्फेयर का रूप नहीं लिया है, तो कुछ नीचे होगा। फिर यहां पे इन दोनों का ये होगा सी, देखिए मैं आपको क्लियर करके ही दिखा रहा हूं पूरा, थोड़ा डिटेल कर दूं। मान लो ऐसा है, तो आप क्या बोलोगे यार, ये COM ऑफ स्फेयर है और ये COM ऑफ मास ऑफ वाटर है, COM ऑफ वाटर जो भी शेप का होगा। इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा COM ऑफ सिस्टम, जो सेंटर से अब क्या होगा, सेंटर से कुछ नीचे होगा। ये समझ पा रहे हैं ना, अभी दोनों कोइंसाइड कर रहे थे, ये भी स्फेयर था वाटर का और ये कंप्लीट स्फेयर था, अब ऐसा नहीं होगा। तो यहां से सबको समझ में आता है कि COM धीरे धीरे अपना क्या होगा, शिफ्ट करेगा। कब तक, जब तक ये पूरा पानी निकल नहीं जाता। ये बात देख पा रहे हैं आप लोग। तो यहां पे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर ये सेंटर पे COM स्फेयर है, यहां पे कहीं पे COM ऑफ वाटर होगा, ठीक है। ये मैं बोल रहा हूं COM ऑफ वाटर, जिस शेप का ये होगा, पूरा स्फेयर तो नहीं है, और ये है COM ऑफ स्फेयर। तो COM ऑफ सिस्टम कहीं इन दोनों के बीच में होगा, जो सेंटर से नीचे होगा, जो सेंटर से इंक्रीज नीचे होगा। अब आपने सही आंसर दिया है। तो अब धीरे धीरे जो D है वो बढ़ रहा होगा बच्चों, D हमारा जो है D बढ़ रहा होगा। तो पहले जब तक पानी पूरा खाली नहीं होगा तब तक जो D होगा वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। और जब ये पूरा खाली हो जाएगा, जब ये पूरा खाली हो जाएगा तो फिर से सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आ जाएगा। तो मतलब सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट होते होते, इधर नीचे शिफ्ट होते होते सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट होते होते फिर से अचानक ऊपर आ जाएगा जब पूरा खाली हो जाएगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा बिल्कुल। तो आपको समझ में आता है कि डी इंक्रीजेस व्हेन वाटर लीक्स आउट। आफ्टर
ड्रेन आउट COM ऑन द सेंटर ऑफ स्फेयर। तो आपने क्या देखा, दैट इज D डिक्रीजेस। तो D डिक्रीज करेगा। एक बार D आप देखिए पहले यहां पर था, अब ये D बनेगा, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से ये D होगा। तो D शायद समझ गए होंगे आप लोग, तो D धीरे धीरे इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं, I भी तो इंक्रीज करेगा लेंथ के प्रोपोर्शनल, I अपॉन mgd। I का क्या कहना है आपका, I की बात कर रहे हैं ना आप, तो I स्फेयर का तो वही रहेगा भाई। स्फेयर का तो इसके अबाउट अगर आप देखोगे तो कांस्टेंट फिक्स रहेगा। रही बात वाटर का, तो वाटर के आई का सी, इसको आप ये ले सकते हैं 2 पाई अंडर रूट I/mgd के जगह पे L/g से देखिए, L/g से आप सही कह रहे हैं, मास भी डिक्रीज कर रहा है वो, आप सही कह रहे हैं, तो उसमें कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल होगा। असल में ये इसको फिजिकल पेंडुलम मान ही नहीं सकते, इसको हमें सिंपल पेंडुलम मानना होगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये मैं बता रहा हूं, इससे कंपेयर करिए, एल जो लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ सेंटर ऑफ मास से होगी। सेंटर ऑफ मास जो है हमेशा रेस्ट पे रहेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, डेल्टा वाई स्वयं 0 होगा। आप इससे कंपेयर करिए एल इफेक्टिव से, तो यहां पे एल इफेक्टिव एक तरीके से, इसको आप एल इफेक्टिव लिखिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप बोलोगे सर इसको आप फिजिकल पेंडुलम क्यों नहीं ले रहे हो। फिजिकल पेंडुलम नहीं लेने का रीजन ये है, फिजिकल पेंडुलम नहीं लेने का रीजन ये है बच्चों कि, तो फिर इसको मास भी इसका जो है निग्लिजिबल मानना पड़ेगा, इसका मास भी निग्लिजिबल मानना पड़ेगा। ठीक है, 2 पाई अंडर रूट L/g लेने का मतलब ये है कि फ्लूइड है ना, तो फ्लूइड जो है, जो अब ये मूव करेगा इस तरीके से, तो फ्लूइड इज नॉट कंस्ट्रेन टू मूव विद द स्फेयर, वो तो इधर उधर होता रहेगा। तो आप उसको फिजिकल पेंडुलम मानना थोड़ा सा गलत होगा, इसको आप 2 पाई अंडर रूट L/g मानिए। और इसमें ये सोचिए कि जो सेंटर ऑफ मास है, जो सेंटर ऑफ मास है उसके लेंथ के अबाउट, इफेक्टिव लेंथ के पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास जो होगा वो एल इफेक्टिव होगा। तो यहां पे एल के जगह पे एल इफेक्टिव होगा, है ना। तो एल इफेक्टिव बढ़ रहा होगा शुरू में, जब पानी गिर रहा होगा तो एल इफेक्टिव जो है वो अपना इंक्रीज कर रहा होगा। उसके बाद जो है वो क्या होगा, उसके बाद फिर से वो एल आ जाएगा, मास कैंसिल हो जाएगा एल के साथ, आई के साथ। मास कैंसिल कैसे होगा, I/mgd में, उससे कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल है भाई, ये थोड़ा सा दिक्कत है। आई को क्या लिखोगे, आई जो है प्रोपोर्शनल है m/r² के, तो फिर वो r यहां पे डिनोमिनेटर में भी होगा और ये d भी होगा, तो वो थोड़ा आपको मुश्किल आएगा। ये आप ऐसे नहीं, इसको आप सिंपल पेंडुलम ही मानिए, बट इफेक्टिव लेंथ मानिए, ठीक है, इसको इफेक्टिव लेंथ मानिए। मास कैंसिल नहीं होगा, वो डिस्टेंस पे ऊपर भी डिस्टेंस होगा, नीचे भी, तो मुश्किल होगा आपको। एक्चुअली ये इसको आप एक 2 पाई अंडर रूट L/g से भी देख सकते हैं, और जिसमें L होगा L इफेक्टिव, कहां से डिस्टेंस, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस, ठीक है, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस,
सेंटर ऑफ मास नीचे जाएगा, फिर अचानक से ऊपर उठेगा। R√2d के साथ कैंसिल हो जाएगा। एक बार करके देखें कि आई जो आएगा, आई ऑफ स्फेयर, तो आई ऑफ स्फेयर 2/5 2/3 mr² प्लस 2/3 mr m इंटू L प्लस R का होल स्क्वायर। ये तो इसका आई होगा। और स्फेयर का कैसे करोगे? स्फेयर का तो घटता ही जा रहा है, तो थोड़ा सा वो मतलब अलग अलग शेप में होता जाएगा, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है गेस करना। बट इतना समझ में आता है कि एक बार सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा होगा तो एल इफेक्टिव बढ़ रहा होगा, तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और उसके बाद से जो है अचानक जब ये खाली हो जाएगा तो एल इफेक्टिव घटेगा, तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा। तो इसमें आप ये ज्यादा सही है ना, यही इसी से करना ही पड़ेगा। तो आप यहां पे बोल सकते हैं फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। और इसको फिजिकल पेंडुलम मानना ठीक नहीं है। फिजिकल पेंडुलम तब होता है जब ये पानी भी इसके साथ साथ ही, वो फ्लूइड है ना, वो फ्लूइड है ना, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक है। इसको इसी लॉजिक से सॉल्व करना होगा, एल इफेक्टिव से, ठीक है। इसको एल इफेक्टिव से आपको सॉल्व करना होगा। अच्छा, इसी में आपको और अभी बताता हूं तो आपको समझ में आए कब इसको फिजिकल पेंडुलम लेंगे। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन मैं आपसे ऐसे पूछूं कि यहां पर ये L इक्वल टू 2R ले लेते हैं, और ये R है, ये अपना R है, इसका रेडियस हॉलो स्फेयर है, और ये पानी से भरा हुआ है। ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है। अचानक ये क्या होता है, फ्रीज हो जाता है। अचानक ये फ्रीज हो जाता है, आप किसी, ठीक है। और इसका मास हम नहीं ले रहे, मान लीजिए ये मासलेस है, मास ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मान लो ये फ्रीज हो जाता है, मान लो ये स्मॉल है, ये इसका मास कैपिटल एम है। अचानक जो है ये इसको सराउंडिंग टेम्परेचर -T°C है, ये फ्रीज हो जाता है। और फ्रीज होकर क्या बन जाता है, पूरा आइस बन जाता है। आइस बनने में थोड़ा इसका वॉल्यूम मतलब डिप होगा, उसको नेग्लेक्ट करना है। ये पूरा फ्रीज होके आइस बन जाता है, ठीक है। तो ये फ्रीजेज, है ना। तो वाटर फ्रीजेस टू आइस, ये आइस बन जाता है। अब आप इसको शायद, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये अपना कुछ वायर है, रिजिड वायर है या रॉड, इसको आप फिजिकल पेंडुलम ले सकते हैं। इसमें आप फॉर्मूला आप लगाएंगे फिजिकल पेंडुलम का, बट ये सिंपल पेंडुलम की तरह ट्रीट होगा जब फ्लूइड रहेगा। और इसमें लिखेंगे 2π√L इफेक्टिव बाई जी। L इफेक्टिव क्या है, डिस्टेंस ऑफ COM, कभी जरूरत पड़ जाए, ऑफ स्फेयर एंड वाटर स्फेयर विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। मतलब वाटर लिख लो, वो हमेशा स्फेयर रहेगा, वाटर स्फेयर ही, चलो लिख देते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है। तो वाटर स्फेयर विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अब आप समझ गए होगे डिफरेंस। तो ये फिजिकल पेंडुलम होगा, इसमें फॉर्मूला लिखेंगे 2π√I/mgd, ये होगा, और इसमें होगा ये। तो शायद सभी को अब क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, चलिए, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसी पे और आपको क्लियरिटी देते हैं, एक बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए एक ट्रॉली है, ये ट्रॉली जो है दो पैरेलल ट्रैक हैं, मैं आगे का ही पोर्शन बना रहा हूं, पीछे का नहीं। पीछे साइड भी चार, भाई चार पहिए हैं इसके पास, है ना, ट्रॉली के पास चार पहिए हैं, जिसमें आपको आगे का व्यू दिखाया जा रहा है, पीछे भी दो पहिए होंगे और एक पीछे भी एक पैरेलल रेल होगा। अब इसमें क्या किया है आपने, एक पेंडुलम हैंग कर दिया है। एक पेंडुलम हैंग कर दिया है, ठीक है। अब इस पेंडुलम, इस ट्रॉली का मास है m, इसका मास है स्मॉल m, ध्यान से सुनिएगा। और ये दिया हुआ है कि ट्रॉली कैन मूव हॉरिजेंटली ऑन द पैरेलल ट्रैक। तो ट्रॉली इस तरीके से ऐसे ऐसे मूव कर सकती है, ठीक है। तो ट्रॉली कैन मूव हॉरिजेंटली ऑन द पैरेलल ट्रैक, ठीक है। हाँ बोल सकते हैं भाई 2π√L/g जहां पे लगा रहे हैं, मतलब वो जस्ट लाइक ए सिंपल पेंडुलम ही है, बस अंतर ये है कि एल इफेक्टिव होगा, मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास की दूरी। दो सिस्टम होंगे तो पहले सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना होगा, वहां पे जो आएगा वो एल इफेक्टिव होगा, ये ध्यान रखना है। वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग नहीं होगा, ठीक है। तो ट्रॉली कैन मूव हॉरिजेंटली ऑन द पैरेलल ट्रैक। आपने अब इसको दो तरीके से क्या किया है, ऑसिलेट किया है ना। बॉब ऑसिलेट मतलब हमें टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ स्ट्रिंग बॉब सिस्टम इफ पहला बॉब ऑसिलेट along the plane of trolley। bob oscillate perpendicular to the plane of trolley, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ट्रॉली, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। अब देखिए इसको अगर आप ऐसे उठा के ऐसे करते हो तो जब ये इधर जाएगा, जब ये इधर जाएगा तो ट्रॉली इधर जाएगी, फिर जब ये इधर स्विंग करेगा तो ट्रॉली इधर आएगी। और जब आप इसको ब्लैकबोर्ड के इनवर्ड आउटवर्ड, ब्लैकबोर्ड के परपेंडिकुलर इसको ऐसे लाके छोड़ते हो और फिर ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट होता है तो ट्रॉली हिलेगी भी नहीं, है ना। मतलब इस बॉब का अगर ऐसे ऑसिलेशन होगा इस तरीके से तो ट्रॉली जहां पर है वहीं रहेगी, ये सिंपल पेंडुलम का केस होगा। तो ये सभी बच्चों को समझ में आता है कि सर ये तो मैं सीधे सीधे लिखूंगा, अगर ये लेंथ एल है तो मैं लिखूंगा 2π√L/g, ये तो कहानी खत्म है। अब इसकी बात करते हैं, इसमें क्या होगा, इसमें जब ये बॉब का मोशन अगर ऐसा होगा तो ट्रॉली, बॉब जब इधर होगा तो ट्रॉली जो है कुछ इधर होगी, है ना। बॉब ऐसे मूव करेगा, जब ये इधर स्विंग करके आएगा तो ट्रॉली इधर मूव करेगी। तो ये रिड्यूस मास वाला सिस्टम जैसा इसमें
बोल सकते हैं क्या? लेकिन वो तो स्प्रिंग ब्लॉक के लिए था। यहां आप क्या करोगे, तो यहां आपको सेंटर ऑफ मास निकालना होगा। आप यहां पे कहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए, देख लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है। मान लीजिए ये कभी यहां पर है, दूसरा पहला केस कर रहा हूं, मान लो ये यहां पर है, यहां से इधर आ गया। मान लो यहां पर आ गया। ठीक है, तो जब ये यहां पर आ गया बच्चों, तो इस केस में भी आपको पता है कि इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, मानते हो? बट सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा, सेंटर ऑफ मास जहां पर है वहीं रहेगा, उसका डेल्टा एक्सयूएम जीरो होगा। ये तो सब लोग समझ रहे हैं। डेल्टा एक्सयूएम, इसका लॉजिक देखिए, डेल्टा एक्सयूएम जीरो होगा, नो एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मतलब सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहेगा। तो जो इफेक्टिव लेंथ लेंगे आप, वो सेंटर ऑफ मास से लेंगे। मतलब आप जहां पे सेंटर ऑफ मास रखा है, आप ये मानेंगे कि वहां पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है और वहां से पूरे सिस्टम के मास को हम हैंग करके झुला रहे हैं। ये एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात है। तो ये चीज यहां आपको समझनी है कि पहले इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लें। क्या हो जाएगा इसका, तो यहां पर एम है, मान लो ये एम है, ये स्मॉल एम है। इसी को आप एक्स या वाई एक्सिस मानते हो, ओरिजिन मानते हो, इसको 0,0 मानते हो। मान लो आप ये 0,0 मान रहे हो और ये एल है। कहीं भी निकाल लो, वो तो चेंज होना नहीं है, तो यहीं से निकाल लो। तो क्या हो जाएगा अपने पास, पहले सेंटर ऑफ मास निकालें। तो ये मान लीजिए L1 है, सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर है, और ये डिस्टेंस ये COM है मान लीजिए। तो COM अपना रेस्ट पर रहेगा। तो COM का इफेक्टिव जो लेंथ होगा L1, ये निकाल लीजिए। ये कितना होगा, COM आप क्या लिख सकते हैं, इसको L1 लिख रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा फिर, मान लीजिए L माइनस L1 ना। ये नेग्लेक्टेड है, COM ट्रॉली का यही मान रहे हैं, या थोड़ा ऊपर है तो वो डिस्टेंस नेग्लेक्टेड है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हैं, 0 इज इक्वल टू M इंटू L1, है ना। एक के लिए पॉजिटिव, इसको ओरिजिन मान सकते हैं, इसको आप ओरिजिन मान सकते हैं, इसको आप 0,0 मान लीजिए। तो ये इधर का कोऑर्डिनेट और इसका कोऑर्डिनेट, ये ट्रॉली का है, COM ऑफ ट्रॉली है, इसका सेंटर ऑफ मास तो इसके पास है। तो M इंटू L1 माइनस M इंटू L माइनस L1 अपॉन में M प्लस M इक्वल टू 0। तो M इंटू L1 इज इक्वल टू M L माइनस L1। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं L1 जो आएगा ML अपॉन M प्लस M, ML अपॉन M प्लस M, ये आएगा बच्चों L1। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ मास अपना रेस्ट पर है। तो यहां से जो इफेक्टिव पेंडुलम लेंगे, है ना, मतलब सस्पेंशन, ऐसा आप मानेंगे कि इसको आप क्या, इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक इफेक्टिव पेंडुलम में। इफेक्टिव पेंडुलम होगा जो यहां से सस्पेंडेड है और इसकी लेंथ कितनी है L1। तो आप लिखेंगे 2 पाई, इसका जो टाइम पीरियड होगा होगा 2 पाई, यही L इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट ML अपॉन M प्लस M इंटू G। ये इसका टाइम पीरियड होगा, ये इसका टाइम पीरियड होगा। ठीक है, तो पूरा क्या कह रहे हैं, पूरा सिस्टम का सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो मैंने उसको रेस्ट पे ही किया है, तभी इसको हमने इसको एक इफेक्टिव पेंडुलम में कन्वर्ट किया है।
इन सबको समेट के सेंटर ऑफ मास आपका कहां पर है, यहां पर। तो इसके पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से हमने, मतलब आप ये पूरा रेस्ट पर रहेगा, तो ये जो भी मास है जो है ऑसिलेट हो रहा है m+m, मतलब इसके बाद हम ऐसा मानेंगे ना कि ये यहां से L1 पे ये पूरा मास जो है m+m सस्पेंडेड है और ये ऑसिलेट कर रहा है। तो उसका फॉर्मूला हमने लिखा 2π√ml/m+mg। मास पे तो डिपेंडेंसी है ही नहीं। L-L1 होगा इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ L-L1 क्यों करोगे? इफेक्टिव मास L-L1 क्यों करोगे? हमें इसका निकालना है ना, इफेक्टिव मास हमें सिंपल पेंडुलम का निकालना है भाई, सिंपल पेंडुलम का निकालना है। तो ये होगा L1 इफेक्टिव। पूरे सिस्टम को यहां पे रखेंगे और बॉब को मूव कराएंगे, इस बॉब को मूव कराएंगे। अब बॉब यहां से मूव होगा, बॉब यहां से L1 डिस्टेंस से स्विंग होता हुआ माना जाएगा। ठीक है, चलिए। तो ये था बच्चों पेंडुलम की कहानी। नेक्स्ट, अदर देन दिस SHM, मतलब दूसरे चैप्टर में भी SHM कुछ फ्लूइड में भी पूछे जाते हैं। तो SHM फ्लूइड में देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई मान लो कोई एक सिलेंडर है, और ये सिलेंडर सबमर्ज्ड है ना, सिलेंडर जो है सबमर्ज्ड है कहीं वाटर में। तो पूरे में पानी भरा हुआ है और ये सिलेंडर अपना सबमर्ज्ड है। ठीक है, मान लीजिए बच्चों ये y0 लेंथ इसका सबमर्ज्ड है, y0 लेंथ सबमर्ज्ड है, ये सॉलिड है अपना। ठीक है, कोई सिलेंडर है। तो अब यहां पे ये अभी फ्लोटिंग कंडीशन में। ठीक है, बॉब सस्पेंशन पॉइंट से ऑसिलेट नहीं करेगा भाई, मैंने आपको बताया जो मैं कॉन्सेप्ट यूज किया हूं। मैंने ऐसे केसेस में सेंटर ऑफ मास निकाला, हमें पता है सेंटर ऑफ मास, ट्रॉली और बॉब ऐसे ऐसे मूव करेंगे बट सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा। तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा, तो मैंने सेंटर ऑफ मास को इफेक्टिव वहां बैठ गए। ठीक है, जब हम वहां बैठ जाएंगे तो हमें जो पेंडुलम है वो केवल कितने में ऑसिलेट होता हुआ दिखाई देगा, L1 में। तो हमें पेंडुलम का निकालना था। तो यहां पे अपने पास ये y1 है बच्चों, तो यहां पे इक्विलिब्रियम, ये इसका मीन पोजीशन ट्रीट होगा, मानते हैं। अगर ये फ्लोटिंग कंडीशन है, ये फ्लोट कर रहा है इन इक्विलिब्रियम, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो सबको पता है कि जो बॉइंट फोर्स है, बॉइंट फोर्स जो है वो mg के बराबर होगा। बॉइंट फोर्स Fb वो अपना क्या होगा, इसका मास अगर m है तो वो mg के बराबर होगा। इसकी डेंसिटी ρs है, इसकी डेंसिटी ρl है। तो ये इसका मीन पोजीशन भी कहलाएगा। दिस इज द मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना, क्योंकि नेट फोर्स यहां पे 0 है। तो आप Fb इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, mg। दैट इज Fb क्या होगा बच्चों, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर A है तो आप क्या लिख सकते हो, V, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस है। तो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है बच्चों यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A इंटू y0, है ना, ये वॉल्यूम हो गया। और इसका जो लिक्विड की डेंसिटी है ρl इंटू g, दैट इज इक्वल टू A। और सिलेंडर का पूरा ये h ले लेते हैं, ये h ले लेते हैं। ठीक है, या mg के बराबर ही रहते हैं, बाद में देखेंगे।
ठीक है, तो ये दिस इज इक्वल टू एम जी, इसको अभी मैं एम जी ही रख रहा हूं फिलहाल। ठीक है, अब मान लो आपने इसको थोड़ा सा मीन पोजीशन से थोड़ा ऊपर उठा दिया या नीचे कॉम्प्रेस कर दिया। तो मान लीजिए आपने थोड़ा इसको ऊपर उठा दिया, इसको समझाने के लिए मैं अलग बना दे रहा हूं डायग्राम, जिससे आपको दूसरा स्टेज अच्छे से समझ में आए। तो मैंने इसको थोड़ा ऊपर उठा दिया, तो जब मैं ऊपर उठा दूंगा तो देखो क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसको ऊपर उठा दिया, तो अब ऊपर उठा दिया, मान लेते हैं जो इफेक्टिव लेंथ है अब वो y है, ये इतना पार्ट डिप है, इतना पार्ट अब डिप है, हमने थोड़ा इसको ऊपर उठा दिया। ठीक है, तो जब ऊपर उठा दूंगा तो कौन बड़ा हो जाएगा आप बताओ। जैसे ऊपर उठाऊंगा वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड कम हो जाएगा, मतलब बॉयंसी कम हो जाएगी, mg तो कांस्टेंट रहेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स नीचे आएगा। मतलब अब आप क्या होगा देखो, इधर होगा एफ बी डैश और ये mg ही रहेगा। तो एफ रीस्टोरिंग आप यहां पे लिख सकते हो, मीन पोजीशन के अबाउट जो होगा एफ रीस्टोरिंग, ये होगा अपने पास mg और ये अब हो जाएगा एफ बी डैश, ये अब हो जाएगा एफ बी डैश, मानते हो। तो एफ बी डैश क्या होगा ये निकाल सकते हो। हाँ, एक मिनट रुको, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। हमें मीन पोजीशन की प्रोपोर्शनैलिटी दिखानी पड़ेगी ना, हमें प्रोपोर्शनैलिटी मीन पोजीशन से दिखानी पड़ेगी। रुको रुको, थोड़ा सा मैं इसको y मानता हूं, रुको ऐसे सोचो, ये y डिस्प्लेस हो गया, ऐसे सोचो कि ये पहले यहां पे था, आपने इसको, ये कितना ऊपर बढ़ गया y आपने इसको ऊपर भेज दिया, तो यहां पे ये भी पहले ये था, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये यहां पर तो ऐसे ही था पहले, देखो ये लेवल जो था, अब आपने एक्स्ट्रा कितना बढ़ा दिया y, आपको और बेटर समझ में आएगा। मान लीजिए मैं इसको और मीन पोजीशन से हमने इसको और ऊपर बढ़ा दिया, तो ये बचेगा y माइनस वाई नॉट, ये बचेगा y माइनस वाई नॉट। ये बात समझ में आई क्या सबको, ये बात सबको समझ में आई क्या। आप इसको नीचे पुश भी कर सकते थे, मैंने इसको ऊपर भेज दिया, पहले y नॉट था मीन पोजीशन से, y ऊपर भेज दिया तो बचेगा कितना, उल्टा कर दिया है, y नॉट माइनस वाई, ये उल्टा कर दिया है, y नॉट माइनस वाई, ये लेंथ सबमर्ज्ड होगी, है ना, इतनी पार्ट आपका सबमर्ज्ड होगा, इतना पार्ट सबमर्ज्ड होगा, मानते हैं। तो मीन पोजीशन से कितना ये शिफ्ट हुआ है, मीन पोजीशन से कितना शिफ्ट हुआ है, मीन पोजीशन से ये कितना शिफ्ट हो गया है, तो मीन पोजीशन से और ये y शिफ्ट हो गया है। ये बात सबको समझ में आई। तो y नॉट माइनस वाई, तो रीस्टोरिंग क्या आप नीचे पुश करके भी देख सकते थे, तो f रीस्टोरिंग क्या होगा बच्चों, वो होगा mg माइनस एफ बी डैश, mg माइनस एफ बी डैश, mg माइनस एफ बी डैश क्या लिखोगे, वो लिखोगे रो लिक्विड इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए वाई नॉट माइनस वाई इंटू जी। तो एफ रीस्टोरिंग क्या होगा, माइनस एम जी माइनस रोएल ए जी वाई नॉट, और ये हो जाएगा प्लस रोएल ए वाई जी, ये है। अब आपको पता है कि ये इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है, देखिए ये इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है, तो इसको आप यहां से क्या बोल सकते हैं, ये कट जाएगा फ्रॉम फर्स्ट, ये कट जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि रीस्टोरिंग में कौन रिस्पॉन्सिबल है,
जैसे आपने एक्स्ट्रा फोर्स मेथड स्प्रिंग में देखा था कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर हम एक्स्ट्रा एलोंगेट करते हैं या एक्स्ट्रा कॉम्प्रेस करते हैं तो एक्स्ट्रा एलोंगेशन या एक्स्ट्रा कॉम्प्रेशन से जो रिस्टोरिंग फोर्स प्रोड्यूस होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, रिस्टोरिंग। तो यहां पे जो बॉयंसी है आप उसे कॉम्प्रेस करो या ऊपर भेजो, जो बॉयंसी में चेंज आ रहा है ना एक्स्ट्रा, वो आएगा। क्लियर है? रो एस क्यों आएगा भाई? बॉयंसी लिखना नहीं आता आपको, वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड होता है, तो रो एस क्यों आएगा? रो एल आएगा ना, लिक्विड के वॉल्यूम का डिस्प्लेस, तो कितना वेट लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, जितना बॉडी सबमर्ज्ड है उतने का वॉल्यूम इंटू रो एल होगा। रो एस क्यों होगा? तो यहां से बच्चों ये क्लियर है? अच्छा यहां मैंने क्या रो ए क्यों लिख दिया है, ये रो एल होगा। ठीक है, तो यहां से अपने पास रीस्टोरिंग क्या आ गया बच्चों, माइनस रो एल ए जी वाई। अब एक्सेलरेशन क्या होगा, तो माइनस रो ए, अरे यार ये रो ए क्या लिख रहा हूं, रो एल ए जी वाई। अब यहां से मास क्या होगा, रो एल ए जी वाई अपॉन में मास, मास ऑफ क्या हो जाएगा, रो सॉलिड डेंसिटी इंटू इट्स, अब यहां रो एस लिखेंगे, इसका मास क्या लिखेंगे, मास ऑफ द सिलेंडर, रो एस इंटू ए इंटू इसका पूरा हाइट हम एच ले लेते हैं, टोटल हाइट एच ले लेते हैं एच, तो हमारे पास होगा रो एस ए एच जी। तो देखिए सब कैंसिल होगा और हमारे पास क्या आएगा, रो एल अपॉन रो एस, रो एल अपॉन रो एस